हेलो दोस्तों, चलो देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये मेंस का सीरीज स्पेशली है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से मेंस रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं, सिर्फ उसी को हम क्या करते हैं तो कवर करते हैं। देखो डेली टारगेट तो हम कर ही रहे हैं, तो उसमें हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कवर होता है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन होता है सिर्फ ये आंसर राइटिंग के लिए है कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ और एक आंसर देता हूँ। आपको क्या करना होता है, टेलीग्राम पे मैं सेंड करता हूँ और वहाँ से आपको आंसर डेली लिखना होता है। तो चलो देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 3 होगा। चैप्टर 4 ऐसे लिखा गया है, तो ये जो चैप्टर 3 होगा प्रियम्बल, उससे किस तरह से उसको कैसे हम मेंस के लिए क्या कर सकते हैं तो डील कर सकते हैं। ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने क्या किया है, इसका मेंस रिलेटेड एस्पेक्ट को चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है, अपलोड कर दिया, वहाँ से देख लेना उसको। और इसको देखते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या कोई प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया। तो हाँ, इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली बात करूँ तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग क्या करते हैं उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन आज यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीएम्बल से, वो है हमारा क्या कि एक क्वेश्चन। और देखते हैं वो क्वेश्चन के बारे में। तो कह रहा है कि डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक। ठीक, ये एक वर्ड हो गया रिपब्लिक। अब कह रहा है कि इस रिपब्लिक के पीछे जितने भी वर्ड्स लगाए गए हैं, जैसे कि आप एग्जांपल से याद कर सकते हो, ट्रिपल एस क्या होता है तो डी आर, मतलब ये रिपब्लिक हो गया। और इसके पीछे जो डी है डेमोक्रेटिक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर है। ये जो जितने भी वर्ड हैं उन सबको क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। तो देखो, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ किससे बात कर रहे हैं, ये नेचर से बात कर रहे हैं। नेचर का मतलब क्या हुआ है, देखो हम पूरे पूरे प्रीएम्बल को क्या करते हैं तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सोर्स, और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं नेचर, तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो चौथा होता है हमारा वो होता है एडॉप्शन। ये 4 पार्ट में क्या करते हैं पूरे प्रीएम्बल को डिवाइड करते हैं। तो अभी तक यूपीएससी ने क्या किया है, तो ये नेचर से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो चांसेस है कि यूपीएससी क्या करे, आपसे ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछ ले, कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल का जो फिलॉसफी है उससे क्वेश्चन पूछ ले। तो इसी तरह से करके चीजों को हम क्या करेंगे, एनालाइज करते हुए चलेंगे और इस चीजों को हम डील करते हुए चलेंगे। चलो, तो आज का ये क्वेश्चन है हमारा, क्या कर रहे हैं कि डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। क्या इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में भी वो डिफेंडेबल है कि नहीं है, उसमें क्या कर रहा है आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, ये जो डिस्कस है वो क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल वर्ड बोलते हैं या कीवर्ड बोलते हैं। तो ये जो टेल वर्ड है, पिछले क्लास में जो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, डिस्कस किया था, ये डिस्कस का मतलब क्या होता है। जब भी डिस्कस होगा तो हम किस तरह से चीजों को अप्रोच करते हैं। फिर से बता देता हूँ मैं कि जब भी वर्ड आपको डिस्कस पूछा जाए तो डिस्कस के लिए हमें क्या करना होता है, उसके पहले क्या करना होता है, एक खूब शानदार इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद उसका पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव, एक पॉजिटिव उसका नेगेटिव, उसके बाद हम क्या करते हैं एक रीजन कंक्लूजन देते हैं। रीजन कंक्लूजन मतलब एक बैलेंस कंक्लूजन होता है कि जो भी आपने ये जो एस्पेक्ट रखा है पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला, उसका क्या वो जो तर्क के साथ आपको क्या करना है, कंक्लूजन देखिए उसको क्या करना है तो आपको बताना है। तो ये होता है डिस्कस। डिस्कस जब भी पूछे तो ये चीज़ हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। तो आपको समझ में आ गया। तो अब चलो देखते हैं कि सारे के सारे पहले कीवर्ड्स होते हैं प्रीएम्बल के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन कीवर्ड को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लें हम लोग प्रीएम्बल को। देखो ओवरव्यू का मतलब क्या हुआ सॉरी, ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि इसको क्या किया गया, बोरो किया गया कहाँ से, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। और ऐसा भी कहा था कि यूएसए वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द प्रीएम्बल। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यूएसए से इसको बोरो किया गया था। और ये जो प्रीएम्बल है वो बेस्ड है किस पे, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू की तरह। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया। हुआ यूं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया और सारे लीडर्स कमेटी वगैरह सब चीज सिलेक्ट हो गए, तो अब दिमाग में ये था कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या होगा, बेसिक क्या होगा, किस किस थीम पे हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो वही थीम को क्या किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रपोज किया गया था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, तो जितने प्रीएम्बल हम पढ़ेंगे वो सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह से था। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे चल के क्या किया गया, लास्ट में सारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट जब इनेक्ट हो गया उसमें, उसके बाद प्रीएम्बल के रूप में उसको क्या किया गया तो अडॉप्ट कर लिया है किसको, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। चलो अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एज अ डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एक डेफिनेशन हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। क्या होता है डेफिनेशन इसका, तो डेफिनेशन का मतलब होता है कि इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट, ठीक है, क्या करता है तो रिफ्लेक्ट करता है द फिलोसफी, वैल्यूज एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल डेफिनेशन है, एकदम साधारण सिंपल सा। देखो चीज़ों को आंसर में, ऐसे भी यूपीएससी जो हम लोग आंसर लिखते हैं तो उसमें उसका इंस्ट्रक्शन भी होता है कि चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से क्या करें, लिखें। कॉम्प्लिकेट बहुत क्या होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जो चीज़ें सिंपल है उसको सिंपल तरीके से ही लिखें, जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखें। तो ये सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल तरीके से इसको लिखेंगे। तो कह रहा है कि दिस इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफी, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द
ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल एक डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं सोर्स के बारे में। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी? अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स कहाँ से आता है, तो सोर्स होता है पीपल ऑफ इंडिया, और इस किस चीज पे बेस्ड होता है, तो पॉपुलर सॉवरेंटी। कैसे, मतलब कि हम लोग ही क्या करते हैं थ्रू पॉपुलर सॉवरेंटी, या फिर यूं कहेंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको हम पावर देते हैं क्या करने के लिए, तो रूल और रेगुलेट करने के लिए। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, या तो खुद पीपल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक, अब बात करते हैं नेचर के बारे में। तो नेचर में हमारे कितने वर्ड हो गए, ट्रिपल एस, ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिपल एस डी आर। तीन वर्ड है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सोवरेन सेकुलर, सोवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये 5 वर्ड हो गए। अब बात करते हैं उस पांचों वर्ड के बारे में। सोवरेन, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट इसी काम आएगा, और मेंस में भी, मेंस में तो काम आना ही है। तो मेंस में लिखने के लिए कम से कम कुछ हमारे पास कंटेंट तो होना चाहिए ना, तो उस कंटेंट को मैं यहाँ प्रोवाइड अप्रूव करा दे रहा हूँ। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है कि फुल्ली इंडिपेंडेंट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, चाहे वो इंटरनल एस्पेक्ट हो या फिर एक्सटर्नल एस्पेक्ट हो, उसमें हमारा कंट्री जो है इंडिया है वो पूरी तरह से सोवरेन है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। दो मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड यूएनओ, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, और दूसरा ये जो कॉमनवेल्थ है उसके ये क्या है, मेंबर है। कॉमनवेल्थ क्या है, थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं कि जितने ये जो ब्रिटिश था, जिस जिस देश पे, जिस जिस कंट्री पे क्या किया था, रूल किया था, उस सारे कंट्री को जब इंडिपेंडेंट हो गया वो, तो उस सारे कंट्री को मिला करके एक कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या हुआ, जहां से इन लोगों ने वेल्थ को नोच नोच के खाया था, उसी को बोल दिया कि ये सारे के सारे वेल्थ वाले कंट्री है। मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, तो कॉमनवेल्थ बोल दिया गया। तो सारे के सारे कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं। तो हम क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्री के मेंबर भी हैं, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं, प्लस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के उसके मेंबर भी हैं। लेकिन ये मेंबरशिप किसी भी तरह से हमारे जो ये जो सॉवरेंटी है उसको हैम्पर नहीं करता है, उसको अल्टर नहीं करता है। हम एक्सटर्नल हो, और दूसरा हम इसमें जुड़े हुए हैं वो भी हमारी मर्जी है। अगर हम चाहें कि अभी हमें यूएनए से अगर हटना है तो हम आसानी से हट सकते हैं, अभी हम कॉमनवेल्थ से निकलना है बाहर तो निकल सकते हैं। ठीक, चलो, तो ये तो हो गया सॉवरेंटी। अब बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखो, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, दो तरह के सोशलिस्ट होता है। एक तो होता है प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, और दूसरा होता है कि स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म में क्या होता है कि एक प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म हम लोग कम्युनिज्म भी कह सकते हैं, कम्युनिज्म भी एक फॉर्म हो गया। तो प्योर स्टेट सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो क्या करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट के अंडर में जो होते हैं। और जो प्योर सोशलिज्म होगा उसमें क्या होता है कि हर चीज एवरी, यहाँ पे क्या होगा, स्टेट सोशलिज्म में हो सकता है गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करे, तो अलाउ कर दे। लेकिन जैसे ही ये प्योर सोशलिज्म होगा, जैसे ये कम्युनिज्म आएगा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर कुछ भी डिसाइड नहीं कर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप नॉर्थ कोरिया ले सकते हो। आप नॉर्थ कोरिया में जाओगे तो देखना वहाँ पे लोग क्या पहनेंगे, इवन लोग बाल बाल कटाते हैं ना, वो वहाँ के जो डिक्टेटर है उसके हिसाब से ही बाल कटाते हैं। उसने लिस्ट ऑर्डर किया कि आपको यही इसी हेयर कट को बस कटाना है, उसके अलावा आप नहीं कटा सकते। सोच रहे हो कि कितना कितना फॉर्म ऑफ रेगुलेशन वहाँ पे होता है, कितनी तरीके से लोगों को यहाँ पे क्या किया जाता है, तो दबा के रखा जाता है। तो उसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ, वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट एक तरह से वो स्टेट कंप्लीट एक कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ सोशलिज्म होता है। ठीक, तो लेकिन हमारा सोशलिज्म कैसा है, हमारा जो सोशलिज्म वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ साथ क्या है, विद फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारा जो इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, और हमारा क्या है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, इसमें बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस के थ्रू। इन सुप्रीम कोर्ट इन टीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983, इसमें क्या कहा था कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है वो एम करता है, उसका टारगेट क्या होता है, उसका एम क्या होता है कि टू इंड पॉवर्टी, जितने भी पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, और मतलब कि इनइक्वालिटी, गरीबी का मतलब कि कुछ यहाँ पे रिच होंगे और कुछ यहाँ पे पुअर होंगे, तो अब इनके बीच में क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इस इनइक्वालिटी को पूरी तरह से खत्म करना, इस गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना। इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस किसके लेकर के, जो भी बैकवर्ड सेक्शंस हैं, जो भी पुअर पीपल है उनको लेकर के जो इग्नोरेंस है उसको खत्म करना, प्लस इनइक्वालिटी, और जितने भी इनइक्वालिटी है वो किसी फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में हो सकता है, पॉलिटिकल फॉर्म में हो सकता है, सोशल फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में इनइक्वालिटी जो है उसको क्या करना, दूर करना। कौन कहा, तो ये डीएस नकारा कहा। और इसी का मतलब क्या होता है, हमारा ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, समझ में आ गया। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म टच एवरी एस्पेक्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, हर एस्पेक्ट को क्या करता है, वो टच करता है, और कहता है कि इन सारे एस्पेक्ट में किसी भी तरह का क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, अब
जब ये तो हो गया कि ये आपका क्या हो गया, सोशलिज्म सोशलिस्ट हो गया। लेकिन जब 1991 में क्या हुआ, नेशनल जो एक नया पॉलिसी आई थी ना, नेशनल नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या हुआ था कि ये थोड़ी बहुत क्या की ना, जो हमारा सोशलिज्म का जो फॉर्म था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था, उसको और ज़्यादा डायलूट कर दी। मतलब कि यहाँ पे और ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर को थोड़ा सा क्या कर दी, से कर दी, और ज़्यादा मतलब एक तरह से प्राइवेटाइजेशन होने लगा चीज़ों को। और ये प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ कि और ज़्यादा क्या हो गया, प्राइवेट प्लेयर साथ में है। और जितना देखो, जितना ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर साथ में होंगे, उतना ज़्यादा ये सोशलिस्ट का जो फॉर्म होता है, जो फ्यूचर होता है, वो कम होते जाएगा। और वो हम धीरे धीरे कहाँ किसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, तो मार्केट सोशलिज्म की तरफ बढ़ते जाएंगे। मार्केट फॉर्म ऑफ जो ये इकोनॉमी होता है उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो इस इकोनॉमी तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो हमने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया, प्लस हमने पूरा का पूरा वर्ल्ड को ओपन कर दिया किसके लिए, अपने इकोनॉमी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सोशलिज्म था, जो स्टेट जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था हमारे रिसोर्सेज पे, वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, तो कम होने लगा। ठीक, तो ये आया तो थोड़ा सा सोशलिज्म को क्या किया, उसने कम भी किया। दूसरा, अब बात करते हैं क्या, सेकुलर के बारे में। तीसरा, सेकुलर का मतलब हमारा जो स्टेट का सेकुलरिज्म है, वो क्या है ना, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि हम इन इंडिया ऑल रिलीजन हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट। मतलब कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि हम सेकुलरिज्म को नकार नहीं रहे हैं, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है। मतलब कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिलीजन है सबको इक्वली रेस्पेक्ट करो तुम। तो हमने रिलीजन को नकारा नहीं, कि हम मानते हैं कि देयर इज अ रिलीजन, और उस रिलीजन को हम क्या करेंगे, इक्वली सबको स्टेटस देंगे, इक्वली सबको सपोर्ट करेंगे, किसी के फेवर में हम बात नहीं करेंगे, किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और एट द सेम टाइम हमारा जो कंट्री इंडिया है उसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। और बात करें अगर दूसरी कंट्री के सेकुलरिज्म की, तो जैसे कि अगर वेस्ट का सेकुलरिज्म ले लो, तो वहां पे ये प्रिंसिपल डिस्टेंस पे, सॉरी, तो ये क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस पे चलता है। वो प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेट हो गया और ये रिलीजन हो गया, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, रिलीजन इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। प्रिंसिपल इनके बीच में क्या है, तो डिस्टेंस है। इसको जैसे यूएसए वगैरह हो गया, तो ये हो गया उनकी उनकी डिफरेंस। दूसरा, उसी तरह से अगर चाइना की बात करें, तो चाइना एंटी रिलीजन है। चाइना क्या कहता है कि अगर तुमको रिलीजन को फॉलो करना है तो अपना रूम बंद करो, घर में फॉलो करो, प्राइवेट प्लेस पे तुम कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज नेक्स्ट नेचर, दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा ना, डेमोक्रेसी बहुत बार आपने सुना होगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक, तो डेमोक्रेसी का जो प्रॉपर डेफिनेशन होता है, आई होप आपको याद होगा, जरा कमेंट में लिखना उसके बारे में, क्या होता है डेमोक्रेसी। देखो सबका डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, चलो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पावर रेस्ट विद द पीपल। पावर रेस्ट ऑफ द पीपल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर कंट्री होगा, इसमें 100 लोग हैं, तो क्या है, 100 के 100 लोग मिलकर पावर को शेयर करेंगे ना, गलत। यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो 100 लोग होंगे, वो 100 लोग मिल करके क्या करेंगे कि अपना एक अलग लीडर चूज कर लेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेंगे, और ये जो लीडर होगा इनके बिहाफ पे क्या करेगा, तो डिसीजन लेगा। तो वही कह रहा है कि पावर रेस्ट विद द पीपल, मतलब कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, कौन उनका लीडर बने। जैसे भी हमारे यहाँ सीएम का चुनाव होता है, पीएम का चुनाव होता है, किस तरह से होता है, वो हम चूज करते हैं, कि हम डिसाइड करते हैं कौन हमारा लीडर बनेगा, और वो फिर वो लीडर जाकर के हमारे लिए क्या करता है, तो डिसीजन लेता है। तो सिंपल हो गया कि पावर रेस्ट विद द पीपल, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये किसी भी बेस होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि अगर आपका उम्र 18 साल है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एक खुद का रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। मतलब कलेक्टिव होता है ये, कि हम क्या कर सकते हैं, तो अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। टाइप्स बात करें, दो तरह का डेमोक्रेसी होता है, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें चार क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, तो उसके लिए चार टूल्स होते हैं। पहला होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि, अच्छा डायरेक्ट डेमोक्रेसी पहले समझा दें। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने पिछली बार का एग्जांपल दिया था, 100 पीपल थे किसी कंट्री में, तो ये 100 का 100 लोग क्या, देखो वहाँ पे गवर्नमेंट तो होगा, लेकिन 100 के 100 लोग भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि अगर अभी मैं आपको कहूँ कि क्या आप कोई लॉ बना सकते हैं, प्रॉपर एक नॉर्मल कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, क्या आप लॉ बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा तो सरकार तो वहाँ पे लॉ बनाएगी, गवर्नमेंट तो वहाँ पे होगी लॉ बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग होंगे ना, कॉमन पीपल, वो भी क्या
कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। कैसे लॉ बनाएंगे? वो कोई मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर, मान लो कि उस स्टेट में या उस जगह पे कोई पर्टिकुलर क्या है, कोई इशूज है, तो उस इशूज को उनको लॉ बनाना है, तो वो खुद इनिशिएट करेंगे, वो खुद पीपल मिलेंगे, लोग आएंगे और उनको क्या करेंगे, आकर के इनिशिएट करेंगे, और ये इनिशिएट करने के बाद क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दें और गवर्नमेंट को उस पर लॉ बनाना पड़ेगा। इनिशिएट कौन किया? खुद पीपल ने किया। उसके बाद रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी और वो गवर्नमेंट लॉ बना करके लोगों के बीच में रख देगी, उस पर क्या करने के लिए, वोट करने के लिए। आप वोट करो कि क्या ये लॉ पे वोट करने के लिए कि आप इसके फेवर में हो कि इसके अगेंस्ट में हो, ठीक। उसके बाद क्या होता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट को हमने चूज किया है और वो गवर्नमेंट काम अच्छे से नहीं कर रही, तो हम जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, उसको उस पद से हटा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, तो प्रधानमंत्री अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम जब चाहें तो प्रधानमंत्री को उस पद से हटा सकते हैं। और तीसरा नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड एक तरह का रेफरेंडम ही होता है, लेकिन ये प्लेबिसाइड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो, पॉलिटिकल कोई मुद्दा होता है, मतलब कि जो जहाँ पे मतलब कि 2 से 3 स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो या 2 से 3 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे कि हम पहले कर सकते थे, कश्मीर हो गया, तो कश्मीर का इशू जो पहले था वो इंडिया पाकिस्तान का इशू था, तो वो एक तरह से पॉलिटिकल मुद्दा था, तो इस केस में लोग क्या करते हैं, प्लेबिसाइड करवाते हैं। बात क्लियर हो गई। चलो एग्जाम्पल के लिए स्विट्जरलैंड। मोस्टली क्या होता है, स्विट्जरलैंड इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे लेवल पे जो जहाँ पे ये क्या किया था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से फॉलो किया था। दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल टेक डिसीजन। बताया आपको कि यहाँ पे पीपल खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और वो जाकर क्या करेंगे, अपना डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसए हो गया, इंडिया हो गया। और ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है वो भी 2 तरह के हो सकता है। कौन? एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म हो गया, हो सकता है, दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे जैसे यूके हो गया, इंडिया हो गया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म अपना हमारा, वो क्या है, तो रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेसी को क्या किया था, फॉलो किया था, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, उस पॉलिटी को हम क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो गया, मोनार्की, और जो दूसरा हो गया हमारा रिपब्लिक। तो जो मोनार्की होता है, उस मोनार्की को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, उस हेड ऑफ द स्टेट, वो हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, हेरिडेटरी होगा। ध्यान देंगे वो कैसा होगा, हेरिडेटरी होगा, उसका चुनाव नहीं होता होगा। हेरिडेटरी का मतलब क्या हुआ कि उसके जो पापा थे, मतलब कि फादर थे, वो राजा थे और उसका बेटा भी राजा बनेगा, भले वो लायक हो या ना हो, वो नालायक ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो राजा बनेगा। जैसे कि आपने वो अपने एक डायलॉग भी सुना था ना कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो राजा बनने के लायक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो लायक हो या नालायक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन उसका ठीक उल्टा, जैसे यूके हो गया एग्जांपल के लिए, और इसका ठीक उल्टा रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, नॉट हेरिडेटरी। यहाँ पे हम खुद इलेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए जो यूके है वहाँ पे क्या है, तो क्वीन है, क्वीन होती है, या फिर वहाँ का जो किंग होता है वो होता है क्या, हेड ऑफ द स्टेट, और वो क्या होता है, हेरिडेटरी होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन इलेक्शन तो होता है ना, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये रिपब्लिक फॉर्म होता है। और इसका मतलब 2 चीज और याद रखेंगे, रिपब्लिक जब भी वर्ड आएगी तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इट मीन्स 2 थिंग्स मोर, बट लाइक एक होता है पॉलिटिकल सोवरेंटी, पॉलिटिकल सोवरेंटी ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल सोवरेंटी ऑफ द पीपल का मतलब क्या हुआ कि जो भी है, जो भी लोग हैं, उनके वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में जिसको चाहे चूज कर सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल सोवरेंटी उनके पास होनी चाहिए। दूसरा जो होता है कि ऑल ऑफिसेस यार एक्सेस टू पब्लिक है, मतलब कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, सारे के सारे पब्लिक ऑफिस जो होते हैं वो पब्लिक, वो पीपल के लिए क्या होगा, एक्सेस होगा। जैसे कि मान लो मैं, आप, कोई भी कल प्रेसिडेंट बनना है, तो आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक। अगर आपको क्या होना है, पीएम के लिए चुनाव लड़ना है, तो आप पीएम के चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते आपको क्वालिफाइड हो। सीएम के लिए लड़ना है तो आप लड़ सकते हैं। मतलब कि जितने भी ऑफिसेज हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी आप कर ही रहे हैं अभी, तो जितने भी ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं, उस सब ऑफिसेज के लिए क्या है, ओपन टू ऑल एवरीवन जो सिटीजन है इंडिया का। अब आगे बात करते हैं क्या, तो ये तो हो गया तो हमारा पूरा पूरा नेचर 5 वर्ड। अब उसके बात करते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फिलोसफी के बारे में, आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहला है जस्टिस। जस्टिस 3 तरह का होता है, एक होता है सोशल, इकोनॉमिक और दूसरा पॉलिटिकल। क्या होता है सोशल जस्टिस, आइए बात करते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट। सोसाइटी है हमारी, एक सोसाइटी हो गया, इस सोसाइटी में लोग हैं, तो इन सारे के सारे लोगों को क्या होना चाहिए, तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, उनके बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो अमीर हो गरीब हो,
मतलब कि अमीर हो, गरीब हो, बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे कोई भी क्लास का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी रिलीजन का हो, उसके बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन, और ये इंश्योर करता है कि जितने भी बैकवर्ड लोग हैं हमारे यहाँ, वुमेन हो गया, उनकी कंडीशन को भी क्या करेगा, तो ये इंप्रूव करेगा। तो क्या, तो सोशल, इसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे कि आपने देखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 थी, उसने क्या किया था, फ्रेंचाइज दिया था, मतलब कि इलेक्शन दिया था, किसके बेसिस पे, तो एजुकेशन के बेसिस पे। अगर आपके पास आप एजुकेटेड हैं तभी आप इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, यदि आपके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी है तभी आप इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, यदि आपके पास क्या है तो आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को तभी आप वोट कर सकते हैं। तो वो सब क्या था, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप चाहे कोई भी हो, आप कोई भी हो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी फैक्टर्स। आप अमीर हो, गरीब हो, पैसा है कि नहीं है, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक। प्लस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे पास आर्टिकल 38 भी है ना, कि वो क्या करता है, डीपीएस की बात कर रहा हूँ, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको इक्वली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे, तो इन द सोसाइटी, इन द स्टेट, इन द कंट्री। तो ये हो गया हमारा क्या, कि इकोनॉमिक जस्टिस। किसी भी मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे एक मैन हो गया, यहाँ पे एक क्या हो गया, वुमन हो गई। अगर कोई दोनों का दोनों जॉब कर रहा है तो इनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा। लेकिन हम तो देख ही रहे हैं किस तरह से चल ही रहा है। लेकिन ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इंप्रूव करेंगे, आप लोग इंप्रूव करेंगे आईएएस बन के। अब बात करते हैं क्या, तो पॉलिटिकल, ये तो हो गया सोशल इकोनॉमिक, और दूसरा क्या हो गया, तीसरा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब होता है इक्वल पार्टिसिपेशन। इक्वल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ कि इन पॉलिटिकल प्रोसेस टू इलेक्ट एंड टू बी इलेक्टेड, हम खुद अपना खुद रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, और खुद हम किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। मतलब कि हम वोट दे भी सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, तो किसी और से वोट ले भी सकते हैं। माने कि हम इलेक्ट कर सकते हैं, टू बी इलेक्टेड, हम इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक, समझ में आ गया जस्टिस के बारे में, ये तीन वर्ड। दूसरा लिबर्टी, क्या होता है लिबर्टी। लिबर्टी और फ्रीडम में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को ज़्यादा तरह के डिफरेंस बताया जाता है, लेकिन हम ओवरऑल थोड़ा सा एक ही मान के चलते हैं। एक बात याद रखेंगे, लिबर्टी का मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे होता है, और ये जो फ्रीडम का मतलब होता है वो क्या होता है, तो वो एक तरह से सिंपल समझा दूँ आपको, लिबर्टी का मतलब इंटरनल होता है, और ये जो फ्रीडम जो होता है वो क्या होता है, तो एक्सटर्नल होता है। लिबर्टी इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, और जो फ्रीडम होता है वो क्या होता है, तो पूरा का पूरा ग्रुप पे हो सकता है, स्टेट पे। जैसे कि फ्रीडम ऑफ द कंट्री, हम कंट्री की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन लिबर्टी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पर्सनल चीज़ें हैं, हमारी जो सोच है, हम जो बात करते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है, उस सब चीज़ में हमें क्या चाहिए, लिबर्टी चाहिए। उस सब में हम ये नहीं बोलते हैं कि फ्रीडम, जैसे बोलते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो हर चीज़ हमारे पर्सनल लेवल पे होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिबर्टी बोलते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या, कि एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रेंट्स, किसी प्रकार का उस पर रिस्ट्रेंट ना लगाया जाए ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, आपको जो खान मन करे खाने का वो खा सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं, बशर्ते आप किसी और को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि अगर आपके पास ये सब चीज़ें राइट है, तो उसके पास भी तो वो राइट है। ठीक, एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज डेवलपमेंट, और हमें उसको क्या करना है, एक अपॉर्चुनिटी भी देनी है कि क्या कर सकते हैं वो, कि अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी को क्या कर सके, तो डेवलप कर सके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबर्टी बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में। व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स कि इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। कोई भी हो, अमीर गरीब, कोई भी कास्ट रिलीजन, कोई भी हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इंक्लूड सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, हम बात ही की है उसके बारे में, चाहे वो सिविल हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, हर चीज़ में सबको क्या किया जाएगा, इक्वालिटी दिया जाएगा। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सेंस ऑफ ब्रदरहुड का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्यों डाला गया, क्योंकि देखो हमारा जो कंट्री है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स इन द सेंस कि आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, मतलब कि इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने तरह के यहाँ पे, इतनी डाइवर्स पीपल हैं, इतने मतलब अब चलो कास्ट की बात करते हैं, इतनी ज़्यादा कास्ट है हमारे यहाँ, ठीक है, इतने ज़्यादा रिलीजन है हमारे यहाँ, ठीक है, इतने ज़्यादा रेसेस हैं हमारे यहाँ, इतने ज़्यादा लैंग्वेज है हमारे यहाँ, ठीक। तो ये सब चीज़ें मिला करके हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनाती है। तो इसीलिए इस चीज़ को, इस पे बहुत ज़्यादा, फ्रेटर्निटी पे बहुत ज़्यादा क्या किया गया, तो फोर्स किया गया, फोकस किया गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर इस चीज़ पे हम यूनिटी पे हम फोकस नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री क्या होगी, बिखर जाएगी। हमें सबको क्या करना है, सब अलग अलग है फिर भी सबको जोड़ के रखना है।
तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, सिंपली भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान देना, इस पे आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दो। क्या करें कि फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, और इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या किया जाए तो डिग्निटी प्रोवाइड किया जाए। और डिग्निटी हम कैसे दे सकते हैं किसी को भी, जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हो गया। फंडामेंटल राइट्स में अगर जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 17 क्या बात करता है, अनटचेबिलिटी के बारे में। कोई भी अगर किसी भी पीपल को, कोई भी पीपल मान लो इन द सेंस हम दलित को ही लेते हैं, कोई भी पीपल को क्या कर रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी डिग्निटी को हैम्पर कर रहा है, उसकी डिग्निटी के साथ खेल रहा है, तो उसके लिए आर्टिकल 17 है जो क्या करता है, इन्फोर्स करता है और उसको पनिश करता है। बात क्लियर हो गई। तो हम क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को क्या कर रहे हैं, तो अपहेल्ड कर रहे हैं। या आपने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हमारा क्या किया गया है कि डेरोगेटरी टू द, मतलब कि जितने भी प्रैक्टिसेस है वुमन के डेरोगेटरी, उसको क्या किया गया है, तो यहाँ पे यहाँ पे हटाया गया है, खत्म किया गया है। एक मतलब कि मतलब कि उसको उसको खत्म, मतलब सिंपल है कि वुमन के जितनी भी वुमन के खिलाफ जितनी भी डेरोगेटरी चीजें हैं उन सबको क्या किया, खत्म करने की बात की गई कहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो क्यों, क्योंकि उनके डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, और वो कौन है, तो एक इंडिविजुअल है। तो जितने भी इंडिविजुअल उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, डीपीएसपी होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा, ये सब चीजों में क्या किया था, प्रमोट किया था। और जो दूसरा एस्पेक्ट इसका होता है वो होता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पहला याद रखना, फ्रेटर्निटी का मतलब 2 होता है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या करें कि द फॉर्मर, और दूसरा ये क्या होता है, इस ये जो क्या करता है, जो दूसरा होता है वो क्या करता है कि साइकोलॉजिकल भी होता है। जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो होता है वो साइकोलॉजिकल भी होता है एंड टेरिटोरियल डायमेंशन दोनों की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल कैसे, जैसे मान लो आप कोई एक कंट्री ए हो गया, दूसरा कंट्री बी हो गया, आप रहते हो कंट्री ए में और बातें करते हो कंट्री बी की, तो ये तो साइकोलॉजिकली आप कंट्री से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप रहते हो कंट्री ए में और बातें करते हो कंट्री बी की, रहते हो आप क्या, कहाँ पे, अमेरिका में, और गुणगान कर रहे हो क्या, इंडिया की, रहते हो आप इंडिया में और गुणगान कर रहे हो क्या, रसिया की। तो आप साइकोलॉजिकल कंट्री से इंटीग्रेट नहीं है और बुराई कर रहे हैं अपनी कंट्री की, तो आप कंट्री से इंटीग्रेटेड नहीं है। तो हमें साइकोलॉजिकली भी क्या करना है, कंट्री से इंटीग्रेट होना, प्लस टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रिटी, और हम टेरिटोरियल भी क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे, और ये पूरा मिलाकर क्या होता है, तो नेशनल इंटीग्रेशन हमारा कहलाता है। बात क्लियर हो गई। तो याद रखेंगे, फ्रेटर्निटी हैज 2 aspects. The first is dignity of the individual, which were embraces through fundamental rights, fundamental duties, and DPSB, and the second aspect is the unity and integrity of the nation, and it has what unity and integrity, it embraces psychological as well as territorial dimension of the national integration. It is not talking about the कि किसी भी तरह से ये सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात भी कर रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है चीज़। यहाँ पर थोड़ा सा क्यों ध्यान देने वाली बातें हैं कि जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया और इक्वालिटी हो गया, इसको कहाँ से लिया गया, तो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं लीगल स्टेटस के बारे में। प्रीएम्बल से लेकर के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो प्रीएम्बल है हमारा जो है उसका लीगल स्टेटस क्या है, मतलब कि इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सबसे पहले डील किया गया था कहाँ पे, बेरीबर यूनियन केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टर्म याद रखेंगे कि बेरीबर यूनियन में कहा गया था कि इट इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, केशवानंद भारती केस ने क्या किया, इस जो जजमेंट था उसको पलट दिया। ठीक, इसको क्या किया, वॉइड कर दिया और पलट के कहा कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये प्रीएम्बल का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम इसको क्या कर सकते हो, अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस अमेंडमेंट के थ्रू बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अल्टर नहीं कर सकते। और तभी जाकर के क्या हुआ कि तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 आया और उसने क्या किया, अमेंड करके 3 नए वर्ड को ऐड किया, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। बात क्लियर हो गई। और ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है प्रीएम्बल में, उसके अलावा कोई अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, एलआईसी ऑफ यूनियन केस भी कहता है कि इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें क्या करना है, जानना है। क्या जानना है कि प्रीएम्बल इज नीदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, मतलब कि ये कोई पावर नहीं दे रहा है लेजिस्लेचर को लेजिस्लेट करने के लिए। जैसे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, पावर देता है क्या करने के लिए, लेजिस्लेचर को लॉ बनाने के लिए। जैसे कि आर्टिकल 17 जो है वो क्या करता है कि कहता है कि इसके रिगार्डिंग में क्या करता है, तो
इसको बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग में क्या होता है, पार्लियामेंट क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इनेबलिंग क्लॉज, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको इनेबलिंग क्लॉज बोलते हैं। तो ये इनेबलिंग क्लॉज का मतलब क्या होता है कि ये खुद जो आर्टिकल होगा इटसेल्फ बोलेगा पार्लियामेंट को क्या करने के लिए, लॉ इनेक्ट करने के लिए, जैसे कि आर्टिकल 17 हो गया, ठीक। और उसी तरह से, लेकिन ये जो होता है, ये जो आपका प्रीएम्बल है, ये इस तरह का कोई ऐसे इसमें प्रोविजन नहीं दिया गया है। दिस इज नीदर द सोर्स ऑफ द पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन इट, मतलब कि और ना ही ये फोर्स करता है पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने के लिए, और ना ही पार्लियामेंट को मना कर रहा है कि वो कोई लॉ इस रिगार्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें हमारा सोशल जस्टिस दिया गया है। तो सोशल जस्टिस ये है, ये सोशल जस्टिस जो है वो पार्लियामेंट को फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको लॉ बनाना ही बनाना है, और दूसरा पार्लियामेंट को ये माना भी नहीं कर रहा है कि आप लॉ नहीं बना सकते। अगर पार्लियामेंट चाहे तो सोशल जस्टिस पे कोई लॉ ला सकता है, ठीक है। तो ना ही ये क्या है, उस पर मना करता है और ना ही इसको क्या करता है, तो ये उसको बोलता है कि आपको करना ही करना है। दूसरा क्या है, नॉन जस्टिसेबल, ये जो होता है ना कि नॉन जस्ट मतलब कि इट इज नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि सेपरेटली इन्फोर्सिबल नहीं है। जैसे मान लो कि हम कल होकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे किसी प्रीएम्बल को लेकर के कि इसको क्या करो, इन्फोर्स करो, नहीं कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये किसी और के साथ चला जा सकता है। जैसे कि इक्वालिटी हमारे किस में, प्रीएम्बल में भी मेंशन है, और इक्वालिटी अंडर आर्टिकल हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है, अंडर आर्टिकल 14। तो हम इस इक्वालिटी को इसके साथ जोड़ करके ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं। प्रीएम्बल से हम प्रीएम्बल में इक्वालिटी को उठा करके फंडामेंटल राइट्स की इक्वालिटी के साथ क्या कर सकते हैं, हम इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। लेकिन अकेले अगर हम प्रीएम्बल को लेके जाते हैं और कहते हैं कि हमें इसको इन्फोर्स करना है, तो ये इन्फोर्स नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो गई। अब दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो डायरेक्ट हम मेंस में क्या करेंगे, मेंस के आंसर राइटिंग में लिखेंगे, यहाँ से उठा करके लिख सकते हैं। देखो, पहला एन ए पालकी वाला ने कहा था कि प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोट कर सकते हैं कहीं भी। दूसरा, प्रीएम्बल एक्सप्रेस द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रेज है, दैट फ्रेज को उठा करके हम आंसर में लिखेंगे। एक्ट्स एज द प्रीएम्बल एक्ट्स एज द preamble acts as the guiding light for the constitutional interpretation, डायरेक्ट कोट करेंगे आंसर में, डायरेक्ट लिखेंगे। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द गोल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, ये सब चीजें हैं। थोड़ा सा हमें क्या करना है, अपने आंसर को थोड़ा सा पॉलिटिकल बनाने के लिए, अपने आंसर को थोड़ा सा क्या करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए, इस तरह के फ्रेजेस को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा ओवरऑल आपका क्या प्रीएम्बल। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में।